तो पिछले वीडियो में हमने डिराइव किया था कि किसी भी कोश में जो ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन की वो E1 बटे एन स्क्वायर के बराबर होती है, जहां पर E1 का मतलब है प्रथम कोश में ऊर्जा, जो कि आई थी -2.17 गुणित 10 की घात -18 जूल। एन का मतलब है कोश की संख्या। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19। तो अगर हम इस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करें तो यह कुछ इस तरह से आएगा, -2.17 गुणित 10 की घात -18 जूल। और हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणित 10 की घात -19 जूल के बराबर। जूल से जूल कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको अगर हम सॉल्व करें तो यह मिलेगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये E1 की जगह पर अगर हम पुट कर दें, nth कोश में जो ऊर्जा है वो आ जाएगी -13.6 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। तो उदाहरण के लिए, जैसे प्रथम कोश में अगर हमें ऊर्जा निकालनी है तो E1 बराबर -13.6 डिवाइडेड बाय प्रथम कोश मतलब n का मान 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से अगर हमें दूसरे कोश में ऊर्जा निकालनी है तो E2 बराबर -13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। इसको हल करने पर हमें मिलेगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे कोश में ऊर्जा की बात करें तो E3 बराबर -13.6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, और यह हमें मिलेगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम कोश में जो ऊर्जा है वो आई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे कोश में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और तीसरे कोश में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूंकि हम हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल की बात कर रहे हैं, इसलिए नाभिक में एक प्रोटॉन उपस्थित होगा और कोश में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा। तो प्रथम कोश में यह इलेक्ट्रॉन उपस्थित है जिसकी त्रिज्या, पहले कोश में हमने ऊर्जा का मान ज्ञात किया जो कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था। दूसरे कोश में हमने ऊर्जा निकाली थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और तीसरे कोश की ऊर्जा थी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये हम मान लेते हैं अनंत है और यहाँ पर ऊर्जा जो है वो शून्य होती है। अब ध्यान से इसे समझें। अगर हम ऊर्जा स्तर 1 और 2 के अंतर की बात करें तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वह आता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ऊर्जा अगर प्रथम ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन को दे दी जाए तो वह इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर सकता है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन को प्रथम ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में ले जाना है तो हमें इन दोनों ऊर्जा स्तर के बीच में जो ऊर्जा का अंतर है उतनी ऊर्जा इसे देनी होगी। ऊर्जा स्तर के बीच में अगर हम ऊर्जा का अंतर देखें तो वो आएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देकर के निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में ले जा सकते हैं। ऊर्जा देकर के अगर इलेक्ट्रॉन को आपने प्रथम ऊर्जा स्तर से अनंत दूरी तक ले गए, आर का मान अनंत रखा, तो अगर कूलाम के नियम में हम आर का मान अनंत रखते हैं तो आकर्षण बल का मान शून्य हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को नाभिक से कोई आकर्षण महसूस नहीं होगा और इतनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन की जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान 0 हो जाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा है तो इसकी गतिज ऊर्जा
भी शून्य हो जाएगी। मतलब जो कुल ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा अनंत पर शून्य हो जाएगी। तो इस डायग्राम में जो हमने ऊर्जा का मान शून्य लिखा था, ये किस स्थिति के लिए लिखा था? ये अनंत के लिए लिखा था कि अनंत दूरी पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान शून्य होगा। कहने का अर्थ है कि हमने इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकाल दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि हम एक उदासीन परमाणु से एक आयनित परमाणु की ओर चले गए। हमने उदासीन परमाणु से एक आयन का निर्माण कर दिया, इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से परमाणु से अलग कर दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि H जो है वो H प्लस में परिवर्तित हो गया है। तो प्रथम कोश से इलेक्ट्रॉन को अनंत दूरी पर ले जाने के लिए कितनी ऊर्जा लगेगी? इन दोनों ऊर्जा स्तर के ऊर्जाओं के अंतर के बराबर, और यह आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका अर्थ यह हुआ कि H को H पॉजिटिव में परिवर्तित करने के लिए हमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की जरूरत होगी, और इसे हम इस हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा कहेंगे। तो बोर मॉडल सटीकता के साथ हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा को एक्सप्लेन करता है, समझाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि बोर मॉडल के अनुसार सिर्फ कोणीय संवेग ही क्वांटित नहीं होता, बल्कि यह ऊर्जा स्तर और ऊर्जाओं का मान भी क्वांटित होता है, या ऊर्जाओं का मान निश्चित होता है।